हेलो दोस्तों, अब हम आपके लिए फाइनल रिवीजन के लिए वन शॉट वीडियो लेके आ रहे हैं। इसमें मैंने पूरे के पूरे चैप्टर के खुद नोट्स लिखे हैं आपके लिए। आपको केवल ये नोट्स पढ़ने हैं, इससे ऊपर कुछ नहीं। हम अपनी सीरीज में पहला चैप्टर लेके आए हैं, चैप्टर 6 विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्लास 12 फिजिक्स का पहला चैप्टर है। अच्छे से लिखे हुए नोट्स है, इससे ऊपर कुछ नहीं जानने वाला। नोट्स की पीडीएफ भी आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी लिंक, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं पूरा लेक्चर एक्सप्लेन करता हूं, तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। चैप्टर है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इसके अंदर फर्स्ट हेडिंग है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। चैप्टर 6 की फर्स्ट हेडिंग चुंबकीय फ्लक्स। क्या होता है चुंबकीय फ्लक्स? अपन ने विद्युत फ्लक्स के बारे में पहले पढ़ रखा है, ठीक उसी प्रकार होता है चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स को मैं रीड करता हूं पहले। किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में से लंबवत किसी क्षेत्रफल में से गुजरने वाली चुंबकीय रेखाओं की संख्या चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। चुंबकीय फ्लक्स का मीन्स होता है कोई भी अपने पास में, मैं साथ साथ में एक्सप्लेन करूंगा चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न करते हैं। अगर कोई चुंबक का एन ध्रुव है और इधर एस ध्रुव है, तो अपन को पता है चुंबकीय रेखाएं एन से एस की तरफ जाती है। इस तरह से क्या हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्या क्या उत्पन्न हो जाता है? चुंबकीय क्षेत्र। अच्छे से समझ में आया? अब चुंबकीय क्षेत्र के अंदर जब भी अपन कोई सरफेस डाल देते हैं, क्या डाल देते हैं? सरफेस। तो इससे जो निकलती है, इस क्षेत्रफल में से जितनी रेखाओं की संख्या निकलती है, उसे कहते हैं चुंबकीय फ्लक्स। इसे फाई बी से दिखाते हैं। फाई बी जो होता है, ये चुंबकीय क्षेत्र और इस एरिया के डॉट प्रोडक्ट के बराबर होता है। जो ये अपना क्षेत्रफल डाला है ना, इसके क्षेत्रफल के डॉट प्रोडक्ट के, बी डॉट ए। ये डेफिनेशन और सब अच्छे से लिखी हुई, मैंने समझा दिया अच्छे से। ये रही डेफिनेशन हमारे सामने। इसमें से जो रेखाएं निकलेगी, अगर मान लो परपेंडिकुलरली नहीं निकल रही है, कोई थीटा एंगल बना रही है, इसका ये क्षेत्रफल सदिश आ गया। तो यहाँ पे मैंने क्षेत्रफल को एस लिखा हुआ है, तो थीटा कौन बना रहा है? तो बी 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 डॉट डी एस कॉस थीटा। और कॉस आता है तब अपन डॉट लगाते हैं। इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसे प्रतीक फाइव बी, इसका एसआई मात्रा क्या है? वेबर। और ये एक अदिश राशि है। ये क्या है? अदिश राशि। इसकी डायरेक्शन, ये डॉट प्रोडक्ट आते है, वैसे भी क्या होती है? अदिश। ये भी लिखा हुआ है थीटा किन किन के बीच में एंगल है। थीटा चुंबकीय क्षेत्र बी तथा क्षेत्रफल सदिश एस के बीच का कोण है। अपन को और कोई रीड करने की आवश्यकता ही नहीं है। उसके बाद में मैंने ये दो हेडिंग ऊपर नीचे कर दिए ताकि अपन को ठीक तरह से समझ में आए। उसके बाद में फेराडे और हेनरी ने 3 प्रयोग किए। क्या प्रयोग किए? पहला प्रयोग क्या किया उन्होंने? एक वृत्ताकार कुंडली को धारामापी से जोड़कर उसके पास दूर एक चुंबक लेकर आए और धारामापी में विक्षेप प्राप्त किया। कैसे? अच्छे से समझाता हूं मैं आपको, ध्यान से देखिए। चलो हम प्रयोग 1 को देखते हैं। इसमें ये हमारे सामने चित्र है। क्या चित्र है? अब एक अपन ने कुंडली लगा दी, इसको गैल्वेनोमीटर से जुड़ा है, कोई भी बैटरी नहीं लगाई है। तो सामान्य कंडीशन में कैसे भी करके इसमें करंट फ्लो नहीं हो सकता। लेकिन एक प्रयोग अपन ने देखा। क्या प्रयोग देखा? जब हम इसके पास चुंबक लाए और चुंबक को जब तक अपन पास दूर करते हैं, तब तक इस धारामापी में ऐसे विक्षेप आता है। ये ऐसे से जब अपन पास लाते हैं, जब ये पास लाते हैं तो ऐसे धारा बहती है, जब अपन इसको दूर ले जाते हैं तो धारा की डायरेक्शन बदल जाती है। यानी पास लाने पर गैल्वेनोमीटर ऐसे, एन पोल लाने पर गैल्वेनोमीटर ऐसे, दूर ले जाने पे वापस ऐसे। इस तरह से इसमें विक्षेप आता है। इस विक्षेप से फेराडे ने नियम भी निकाले हैं, वो नियम अपन आगे बढ़ेंगे। दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या है? दूसरा एक्सपेरिमेंट अपन रीड करते हैं। किसी धारावाही कुंडली को धारामापी से जोड़कर अब इसके पास कोई दूसरी धारावाही कुंडली, ठीक है, किसी वर्ताकार कुंडली को धारामापी से जोड़कर अब इसके पास कोई दूसरी धारावाही कुंडली, यानी दूसरी में क्या प्रवाहित हो रही है? जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है, लेकर जाते हैं तो पुनः धारामापी में विक्षेप प्राप्त होता है। इसका डायग्राम अभी अपन देख लेते हैं गौर से। तो ये रहा हमारे पास में डायग्राम मैंने इसलिए नहीं बढ़ा है क्योंकि नोट्स की लेंथ लंबी ना हो। आपको जितना लिमिटेड पढ़ना है, जितना सीखना है अपन सारा। अब क्या किया अपन को पता है, अपन चैप्टर 4 में देखेंगे। चैप्टर 4 का भी वन शॉट वीडियो आने वाला है। उसमें अपन बता दें कि जब भी किसी कुंडली में एन फेरे लपेट है, उसमें धारा प्रवाहित की जाती है, वो परिनलिका बन जाती है। और परिनलिका एक नॉर्मल दंड चुंबक की तरह होती है, जो भी अपन ने पिछले प्रयोग में देखी दंड चुंबक। तो जो दंड चुंबक में विक्षेप आ रहा था, वही सेम इसमें विक्षेप आएगा। और ये ध्यान रखना, इसमें हमेशा ये क्या बनती है? एक चुंबक बनती है। तो जहां पे इसका नेगेटिव टर्मिनल है, वो क्या बनाएगा? एन पोल। क्या बनाएगा? एन पोल। तभी तो इसे चुंबकीय रेखाएं बाहर निकल रही। जहां पे पॉजिटिव टर्मिनल है, एन मतलब नेगेटिव, याद रखना है। तो अब चुंबक में एन और एस दो ही हो जाए, तो प्लस वाले के पास क्या बन जाएगा? एस। तो एस में चुंबकीय रेखाएं एंटर करती है, एन से निकलती है। तो अब ये दंड चुंबक हुई। दंड चुंबक की तरह ही अपन इसको जैसे ही पास दूर करेंगे, तो फिर इसमें विक्षेप आएगा। ये था सेकंड एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट थर्ड क्या कहता है वो भी अपन रीड करते हैं, फिर उसके डायग्राम को समझते हैं। एक्सपेरिमेंट थर्ड अपन को कहता है
इस बार प्राथमिक कुंडली तथा द्वितीय कुंडली दोनों को स्थिर रख दिया, यानी दोनों को रोक दिया। रोक कर द्वितीय कुंडली का स्विच ऑन ऑफ करते हैं तो पुनः प्राथमिक कुंडली में अल्प क्षणिक विक्षेप आता है। ये स्टार पॉइंट है। थर्ड पॉइंट क्या था इसमें देखो, अब ये हमारे पास प्राथमिक कुंडली, ये द्वितीय कुंडली, उसके बाद में अपन क्या किया, इन दोनों को एक जगह पे लाके फिक्स कर दिया। अब केवल इसका स्विच ऑन ऑफ किया तो एक तो कम विक्षेप आया और एक है क्षणिक विक्षेप आया। क्षणिक मतलब थोड़े से टाइम आया सीधा हो गया, आया सीधा हो गया, ऐसे ये विक्षेप, ये पेन यहाँ पे गया सेकंड में, सेकंड, बाकियों में धीरे धीरे हो रहा था, सेकंड में ऑन किया ऑफ किया, इस तरह से विक्षेप आता है। तो अपन को समझ में आया डायग्राम केवल और केवल हमने समय बचाने के लिए नहीं बनाए, समय और नोट्स की लेंथ बढ़ जाती है और आपको याद करने में तकलीफ होती है। आपको केवल और केवल इतना ही पढ़ने जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, इस नोट से ऊपर कुछ नहीं आएगा। अब ये एक्सपेरिमेंट हो गया, तभी मैंने चुंबकीय फ्लक्स बीच में नहीं डाला। चुंबकीय फ्लक्स को मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया। चुंबकीय फ्लक्स का मतलब क्या है कि क्षेत्रफल में से गुजरने वाली रेखाओं की संख्या चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। ये रहा इसका डायग्राम भी बुक में दे रखा है आराम से, ये अपन ने पहले कर लिया। क्यों? अभी अपन ने एक्सपेरिमेंट समझा है तो एक्सपेरिमेंट से फेराडे के नियम आएंगे। एक्सपेरिमेंट से फेराडे के नियम आएंगे। क्या नियम कह रहे हैं? पहला नियम, फेराडे का पहला नियम, जब हम किसी कुंडली से संबंधित फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ, क्योंकि जब भी अपन चुंबकीय एन ध्रुव को पास लेके आ रहे हैं, अच्छे से समझिए चुंबकीय फ्लक्स में कैसे परिवर्तित हुआ। चुंबकीय फ्लक्स अगर अपन इसको पास ला रहे हैं तो रेखाओं की संख्या बढ़ेगी। जैसे अपन किसी लाइट के पास जाते हैं तो प्रकाश बढ़ता है, लाइट से दूर जाते हैं तो प्रकाश कम होता है। ठीक उसी प्रकार इसको इसके पास लाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या बढ़ेगी, और कब दूर जा रहे हैं तो रेखाएं कम होगी। तो परिवर्तन का मतलब कम हो चाहे ज्यादा हो, दोनों की कंडीशन में वो क्या होता है? परिवर्तन होता है। तो ये नियम कहता है जब किसी कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। विद्युत वाहक बल एक तरह का विभव होता है जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। ये प्रेरण के कारण उत्पन्न हुआ है। इन सभी घटनाओं को प्रेरण कहते हैं। तो ये प्रेरण के जो अपने चैप्टर का नाम भी है, तो ये प्रेरण के द्वारा उत्पन्न हुआ है, तो इसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। तथा यदि परिपथ बंद हो, जैसे उन तीनों कंडीशन में गैल्वेनोमीटर जोड़ के अपन ने परिपथ बंद कर रखा था, तो परिपथ बंद हो तो इसी विद्युत वाहक बल के कारण विद्युत धारा भी प्रवाहित होती है, जिसे प्रेरित धारा कहते हैं। एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। मैं अगर फास्ट हूं तो आप वीडियो की स्पीड कम कर लीजिए, इससे ऊपर आपको कहीं पे भी नहीं जाना है। द इंपॉर्टेंट नोट्स होने वाले हैं। सेकेंड नियम क्या आया? अब वोल्टेज तो उत्पन्न हो गया, विभव उत्पन्न हो गया। द्वितीय नियम क्या कह रहा है? प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण समय के सापेक्ष चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। समय के सापेक्ष यानी कि अपन को टाइम का क्या देना है? डिवाइड। ये तो आया इसका मैग्नीट्यूड। अगर कुंडली, जो भी कुंडली अपन ने चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई है, जैसे ये रखी हुई है, ये तो एक लूप बनाया हुआ है। अगर ऐसे एन लूप हो, ऐसे कितने लूप हो? एन लूप, तो विद्युत वाहक बल का मान होता है एन चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर, यानी d∅b/dt। क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ऊपर मैंने समझाया था, d∅ से डिनोट करते हैं, और समय के सापेक्ष दर यानी dt आ गया अपॉन में। अच्छा, समझ में आया? अब अपन आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ये दो ही नियम, उसके बाद में ये फेराडे के नियम हो गए। बुक का भी अपन पेज टर्न कर लेते हैं। फेराडे के नियम के बाद में अगला पॉइंट क्या है? ये तो न्यूमेरिकल्स, लेंज का नियम। तो उससे पहले अपन ने लिखा दिया एक और चीज, इसकी दिशा वो आती तो लेंज के नियम से ही है। तो तथा उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा सदैव फ्लक्स में परिवर्तन की दिशा परिवर्तन के विपरीत दिशा में होती है। यानी कि अगर इसकी डायरेक्शन के साथ लगेंगे तो एक माइनस साइन आ जाएगा। अब प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या है? एक अदिश राशि है, इसका मात्रक क्या है? वोल्ट। मैंने पहले ही बताया था ये कोई बल नहीं है, फोर्स नहीं है, ये एक तरह का विभव है, और विभव का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। और ये अदिश राशि अपन ने पहले लिख लिया। अब आता है जैसे बुक की हेडिंग के अकॉर्डिंग लेंज का नियम। अपन ने नोट्स में अच्छे से एक्सप्लेन किया, तभी तो नोट्स की आवश्यकता होती है, वरना बुक तो सभी के पास है। अपन ने पहले लेंज का नियम समझा, उसके बाद में उस पर क्या क्या होता है वो समझा, उसके बाद में ऊर्जा संरक्षण की हेडिंग डाली अपन ने। तो पहले क्या कहता है लेंज का नियम? इस नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत चुंबकीय प्रेरण की प्रत्येक अवस्था में किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा की दिशा सदैव इस प्रकार होती है कि यह उन्हीं कारणों का विरोध करती है जिनके कारण उत्पन्न होती है। जैसे अपन सबसे ज्यादा किससे लड़ाई करते हैं? अपने मम्मी पापा से लड़ाई करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके कारण अपन उत्पन्न हुए। तो ये भी घटना यहीं पे होती है कि अपन जिससे उत्पन्न होते हैं उन्हीं कारणों का विरोध करते हैं, उन्हीं कारणों का विरोध करते हैं। ये नियम एक बार रटने के लिए, ये लैंग्वेज द बेस्ट है, द सरल लैंग्वेज है। अब अपन इसको डिटेल से समझते भी हैं। इसका फॉर्मूला इसीलिए यहाँ पे माइनस आना है, विरोध किया तो माइनस आ गया। तो E = -n d∅b/dt।
अब विरोध करने पे ये आ गया। अब अपन इसको समझते हैं। समझा किसे? इन चारों से। ये 4 पॉइंट अपन को ध्यान रखना है। किसी भी चुंबक का n ध्रुव कुंडली के पास ले जाने पर क्या बनेगा? वो कुंडली पर भी n ध्रुव बनेगा। किसी भी चुंबक का n ध्रुव कुंडली से दूर ले जाने पर क्या बनेगा? s ध्रुव बनेगा। और s ध्रुव पास ले जाने पे s ध्रुव, और s ध्रुव दूर ले जाने पे n ध्रुव बनेगा। ये 4 पॉइंट स्टार पॉइंट है, इससे ऊपर कहीं नहीं जाना। ये लेंज के नियम के की पॉइंट है। कैसे? इनके डायग्राम समझते हैं। अब अगर अपन, ये रहा इसका डायग्राम, अगर अपन इसको n को पास लेके जा रहे हैं, अपन ने कहा ये विरोध करेगा। n क्या करता है? चुंबकीय रेखाएं निकालता है। तो इसके विरोध में वो नियम जो डेफिनेशन अपन ने पढ़ी थी कि ये विरोध करता है, तो विरोध कैसे करेगा? अगर ये s बना लेगा तो ये तो सारी किरणें खा लेगा, यानी ये इसका सपोर्ट करेगा। लेकिन ये क्या बनाएगा? ये भी n बनाएगा, ताकि ये रेखाएं निकाला तो इसका विरोध करेगा, भाई तू मत आ मेरे पास में, इस तरह से विरोध करेगा। और अगर ये, ताकि इसको पास आने नहीं देगा। और अगर अपन n को दूर लेके जा रहे हैं, अगर अपन n को दूर लेके जा रहे हैं तो ये दूर जाने भी नहीं देगा, हर चीज में विरोध करेगा, हर पॉइंट पे विरोध करेगा। तो n को दूर कौन नहीं जाने देता? n को कौन अट्रैक्ट करता है? n को s अट्रैक्ट करता है। तो इस कंडीशन में ये 2 डायग्राम और नहीं बनाए हुए हैं, मैं बना देता हूं, आपको समझ में आ जाए। अगर s ध्रुव है और अगर अपन पास लेके जा रहे हैं तो ये क्या बनाएगा? ये भी कुंडली s बना लेगी, ये भी कुंडली s बना लेगी। और अगर अपन s ध्रुव को दूर लेके जा रहे हैं तो कुंडली क्या बना लेगी? तो कुंडली n बना लेगी। और एक चीज ध्यान में रखना हमेशा, ये भी आ गया अच्छे से, n वाले टाइम में धारा कौन सी डायरेक्शन में होती है? n वाले कंडीशन में करंट की डायरेक्शन होती है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में। और s वाले ध्रुव, s ध्रुव जब बनाता है कुंडली, उस टाइम पे उसकी डायरेक्शन कैसी होती है? क्लॉकवाइज। सारा कुछ नोट्स में लिखा हुआ है, मैं फिर भी अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं, और आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो आप निष्फिक्र होकर पहले पूरे वीडियो को देखिए, एक एक पॉइंट को समझिए, उसके बाद में अपन आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर लीजिएगा। अब सेकंड पॉइंट जो एनसीईआरटी में हेडिंग दे रखी थी, मैंने पहले पूरा एक्सप्लेन किया है, ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो अपन कैसे किसी भी इस लेंज का नियम एवं ऊर्जा संरक्षण, लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है क्योंकि किसी भी चुंबक को प्राथमिक कुंडली के पास ले जाने में खर्च की गई यांत्रिक ऊर्जा कुंडली में विद्युत ऊर्जा के रूप में संचित होती है। कैसे? अगर अपन बात करें इन सभी डायग्राम की, तो अगर अपन वापस आते हैं इस वाले डायग्राम पे अच्छे से, अपन इस चुंबक को इसके आसपास लेके जा रहे हैं, कितने टाइम तक कर पाएंगे अपन? अपना हाथ दुखने लग जाएगा, 5 मिनट, 10 मिनट, 1 दिन, 2 दिन, उसके बाद तो अपनी जो हाथ की एनर्जी नष्ट हो रही है, एनर्जी को न तो बनाया जा सकता है, न नष्ट किया जाता है। ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ये एक ऊर्जा संरक्षण का नियम है, आप कहीं पे लिख सकते हो। इसी नियम के अनुसार ये क्या होता है? चुंबक इसके आसपास ले जाने पर करंट उत्पन्न होती है। तो जो अपनी हाथ दुखने पर जो यांत्रिक ऊर्जा अपनी खर्च हुई है, वो सारी की सारी परिवर्तित हो गई अपने उस ऊर्जा में। कौन सी ऊर्जा में? विद्युत ऊर्जा में। तो ये होता है लेंज का नियम और ऊर्जा संरक्षण का नियम। समझ में आया? अब अपना अगला हेडिंग है, लेंज का नियम हो गया अच्छे से, गतिक विद्युत वाहक बल। गतिक विद्युत वाहक बल का मीनिंग क्या है? अगर कोई चालक, एकदम अच्छे समझते हैं, इससे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होने वाला। किसी चालक का एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति के कारण चालक के सिरों पर उत्पन्न विद्युत वाहक बल गतिक विद्युत वाहक बल कहलाता है। अगर अपन किसी चालक, जैसे ये पड़ा है अपने पास में, जैसे इसमें पड़ा है, ये वाला पड़ा है चालक, अगर अपन इसको मोशन करवाएंगे तो इस पे क्या होगा? विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा? विद्युत वाहक बल। वही कहलाता है अपने पास में गतिक विद्युत वाहक बल। अब क्या है, अपन रीड करते हैं। चित्रानुसार एक चालक छड़ PQ, ये रही हमारे पास में PQ, V वेग से एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थिर आयताकार लूप कौन सी? NRSM के सहारे गतिशील है। तो अतः उत्पन्न कुल चुंबकीय फ्लक्स B डॉट A होता है। B डॉट A एक बंद एरिया होगा। तो बंद एरिया कौन सा है? बंद एरिया अपने PQRS लूप के कारण है। PQRS लूप के कारण B की जगह B एरिया, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। तो ये हो गई इसकी लेंथ, ये हो गई इसकी ब्रेथ, तो LX लिख दिया। अब B डॉट A आ गया BLX। अब क्या है? E होता है माइनस d∅B/dt, फेराडे और लेंज के नियम से माइनस साइन भी आएगा। तो अब D माइनस का D BLX लिख दिया।
अब अपन को पता है, अपन स्टार्टिंग में चुंबकीय क्षेत्र को क्या लिया था, कांस्टेंट, तो बी बाहर आ गया, बी बाहर आ गया। उसके बाद में एल, ये वाली लेंथ भी फिक्स है, एल ये वाली लेंथ भी फिक्स है, तो अपने पास में क्या है, एल भी बाहर आ गया। क्या बचा, डी एक्स अपॉन डी टी, डी एक्स अपॉन डी टी, दूरी बटा समय क्या होता है, वेग। अब कौन सी डायरेक्शन में, माइनस एक्स डायरेक्शन में, तो मैं डी एक्स अपॉन डी टी को क्या लूंगा, माइनस वी, ये रहा। तो जैसे ही हमने डी एक्स अपॉन डी टी को क्या लिखा, माइनस वी, क्यों, क्योंकि चालक माइनस एक्स दिशा में गतिशील है, तो दो माइनस होके क्या बन गए, प्लस, तो ई इक्वल टू बी एल वी आ गया, E इक्वल टू बी एल वी आ चुका है हमारे पास। यदि चालक पी क्यू में कुल आवेश क्यू हो तो अपन वो वर्क का कार्य का फॉर्मूला बताए, कार्य इक्वल टू क्यू वी होता है, वर्क इक्वल टू, और यहाँ पे वी क्या है, वी विभव है, जो अपने स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ ये विभव ही है, ई विद्युत बल, तो इसको अपन ने क्यू ई लिखा, ई की वैल्यू क्या है, बी एल वी, तो कार्य का फॉर्मूला क्या आ गया, क्यू बी एल वी, ये कार्य का फॉर्मूला है। उसके बाद में ये डेरिवेशन कंप्लीट होता है, ये डेरिवेशन कंप्लीट होने के बाद में ये ऊर्जा दृष्टि नाम से हेडिंग है। ऊर्जा दृष्टि में कुछ भी हेडिंग नहीं है, सब इंपोर्टेंट फॉर्मूला निकालने होंगे, कैसे निकल रहे मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे इंपॉर्टेंट पहला फॉर्मूला क्या है ऊर्जा दृष्टि में, इस प्रकार यदि पी क्यू आर एस लूप का कुल प्रतिरोध स्मॉल आर हो तो प्रवाहित धारा आई इक्वल टू एप्सिलॉन ई बटा आर, एप्सिलॉन गलती से भूल गया, सॉरी, ये विभव है, इसको ई ही बोलेंगे, ई बाई आर, तो ई की वैल्यू आई थी अपने पास में बी एल वी, तो बी एल वी बाई आर, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। उसके बाद में चालक पर बल कितना होता है, कि छड़ पर बल होता है, फोर्स होता है आई एल क्रॉस बी, ये भी चैप्टर 4 में आ जाएगा, और फिर मैं समझा भी दूंगा, वहां पे एक्सप्लेन वन शॉट देख लेना उसका। तो आई एल भी आया। अब अपन को पता है थीटा कौन सा है, 90 डिग्री, थीटा एंगल होता है लेंथ और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में, लेंथ होती है करंट की डायरेक्शन, ये अपने पास में थी लेंथ, ऐसी है, तो लेंथ इसमें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों कंडीशन में धारा बहेगी, तो इससे चुंबकीय क्षेत्र तो 90 डिग्री के कोण पर ही है, तो क्रॉस का मतलब होता है कागज के तल के अंदर की ओर, तो 90 डिग्री का एंगल है, तो ये क्या हो गया, अपने पास में एल बी हो गया। अब अपन के पास में एल बी को बाहर, अपन के पास एल बी को बाहर रखा, आई का मान अपन को पता है कितना, बी एल वी अपॉन आर, तो बी एल वी अपॉन आर जैसे अपन ने रखा, बी एल वी अपॉन जैसे आर अपन ने रखा, बी इंटू बी स्क्वायर, एल इंटू एल स्क्वायर, वी की जगह वी रह गया अपॉन आर, ये है बल का फॉर्मूला, अच्छे से ध्यान रखना। उसके बाद में अपन के पास में आता है शक्ति का फॉर्मूला, बल की दिशा वेग v की दिशा के विपरीत होती है, क्यों, ये इसको रोकता है कि ये उस दिशा में नहीं जाए, क्योंकि भुजा पी क्यू को नियत वेग से धकेला जाता है, अतः उसके लिए शक्ति लगेगी। शक्ति का फॉर्मूला होता है बल इंटू वेग, क्या होता है, बल इंटू वेग, तो बल का फॉर्मूला अपन ने निकाला हुआ है, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर, इसको एक वी से और मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे वी भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर। यह शक्ति ऊर्जा उष्मा के रूप में नष्ट होती है, जो क्योंकि इससे वो तार गर्म होने लगता है, जो भी छड़ अपन लेके गए हैं। तो अब अपन को पता है कोई किसी भी वायर में करंट फ्लो हो रहा है, तो उसमें करंट अगर फ्लो होता है तो उस भी शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है, आई स्क्वायर आर। अगर कोई करंट फ्लो होता है तो शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है, आई स्क्वायर आर, उसे कहते हैं जूल दर, जूल उष्मा दर। तो आई स्क्वायर आर से जब अपन ने लगा के देखा तो भी क्या है, आई की वैल्यू अपन को पता है बी एल वी अपॉन आर, उसका स्क्वायर इंटू आर, तो ये बी स्क्वायर वी स्क्वायर एल स्क्वायर बटा आर स्क्वायर, से एक आर कैंसिल होते, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर बना, जो अपनी पहले वाली शक्ति के बराबर था। तो अपन कह सकते हैं कि फोर्स के द्वारा उत्पन्न जो शक्ति पी है वो पी जे के बराबर है विद्युत धारा के दौरान जो शक्ति उत्पन्न हुई है। अब अपना लास्ट हेडिंग आता है इसमें ही, आवेश की गणना। तो आवेश अपन विभव का पता है अपन को, ई इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी, केवल मोड कर लेंगे तो परिमाण के बारे में, और ई का मोड होता है आई आर, विभव होता है धारा इंटू समय, धारा इंटू प्रतिरोध ओम के नियम से, तो आई आर जैसे अपन रख दिया आराम से, और धारा होती है आवेश बटा समय, जो डी क्यू अपॉन डी टी, तो डी टी से डी टी कैंसिल, अपन को डी क्यू निकालना, आवेश की गणना हेडिंग है, तो जो आर है वो बटा में आ जाएगा। अब डी को डेल्टा से अपन ने रिप्लेस कर दिया, तो डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा फाइव बी अपॉन आर। काफी ज्यादा फास्ट हो रहा है मेरे को लगता है वीडियो, लेकिन वन शॉट का मतलब है अपन को एक वीडियो में कंप्लीट चैप्टर को समझना होता है, तो आप वीडियो की लेंथ धीरे कर लीजिएगा। अब उसके बाद में अपन आ जाए, वैसे फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल इस चैप्टर में नहीं है, फिर भी मैंने बता दिया कि अगर अपन अंगूठे, मध्यमा और तर्जनी, ये होता है अंगूठा, ये होता है तर्जनी, और ये होता है मध्यमा, बीच वाली अंगुली को मध्यमा कहते हैं। अपने हाथ की 3 अंगुलियां, अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा, इन तीनों को लंबवत यानी इस प्रकार रखो, तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बनाए, क्या ऐसे रख दिया। तो अगर अंगूठा चालक की गति में, कोई भी चालक की गति में अंगूठा है, और तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, तो हमेशा जो मध्यमा होती है ये करंट की डायरेक्शन को दिखाती है, विद्युत धारा की दिशा को दिखाती है। ये समझ में आया। अब नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, भंवर धाराएं, एडी करंट्स। एडी करंट्स क्या होती है, भंवर धाराएं क्या होती है, इनको भी समझते हैं अच्छे से। तो ये अपने पास में है भंवर धाराएं, अगली हेडिंग। अपन हेडिंग टू हेडिंग चल रहे हैं, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हो रहे। स्टार पॉइंट मैंने बताया था
इसे जो स्टार पॉइंट दो निकल के आएंगे अपन को केवल वही ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? भंवर धाराएं का मतलब होता है किसी भी ठोस धात्विक प्लेटों से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो ठोस में उत्पन्न होने वाली धाराएं भंवर धाराएं। सबसे पहले तो ये क्या है? ठोस धात्विक चालक। क्या है? ठोस धात्विक चालक। इनको लटकाया हुआ है किसी भी चूल की सहायता से। अब इससे जो उत्पन्न होंगी करंट वो क्या कहलाएगी? भंवर धाराएं। भंवर धाराएं कहलाएगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या याद रखनी है, मैंने एक और डेफिनेशन लिखी है, जब किसी चालक को एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत चित्रानुसार गति कराई जाती है तो उसमें उत्पन्न होने वाली धाराएं भंवर धाराएं कहलाती है। और एक बात ध्यान में रखना, हमेशा जब अपन चुंबकीय क्षेत्र में एंटर करेंगे, स्टार पॉइंट केवल ये 2 पॉइंट ही है, जब भी अपन चुंबकीय क्षेत्र में एंटर करेंगे तो धारा एंटी क्लॉकवाइज बहेगी। क्या बहेगी? एंटी क्लॉकवाइज। और जब अपन चुंबकीय क्षेत्र से निकलेंगे, क्रॉस चुंबकीय क्षेत्र से बात कर रहे हैं, तो धारा कैसे बहेगी? क्लॉकवाइज। ये 2 स्टार पॉइंट है जो अपन को ध्यान में रखना है और इसमें कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब भंवर धाराओं का उपयोग कहाँ पे होता है? प्रेरण भट्टियों में, विद्युत चुंबकीय अवमंदक में, विद्युत ब्रेक में, रेलगाड़ी के चुंबकीय ब्रेक में, रेलगाड़ी में मैग्नेटिक ब्रेक, और विद्युत शक्ति मीटर में, जो शक्ति वगैरह अपन मापते हैं उस मीटर में भी। तो अब उसके बाद में ये और चीज ध्यान में रखना, ये भंवर धाराएं का डायग्राम 1 है। और अगर अपन को ज्यादा भंवर धाराएं चाहिए तो ये अपने पास इसको है ना इस तरह से लूप में काट दो, छोटे, इसमें ये जल्दी रू। अब इसके अंदर भंवर धाराएं का एक आप प्यारा एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। 2 चुंबक लेना, एक का एन ध्रुव और एक का एस ध्रुव, चुंबकों को पास पास में रखना, और जैसे ही आप ऐसे कोई लोहे की प्लेट लटका के छोड़ोगे वो उसमें आने वाली होगी, जैसे ये प्लेट इसमें आने वाली होगी, ये बीच में रुक जाएगी एडी करंट के कारण। यह आप घर पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, मैंने कई बार किया है और कई बार इसको प्रूव भी किया है। अच्छा एक्सपेरिमेंट है। उसके बाद में नेक्स्ट हेडिंग है प्रेरकत्व। क्या हेडिंग है? प्रेरकत्व। देखो कंटिन्यू हेडिंग चला रहा हूं, 6.8 अपने पास में भंवर धाराएं, उसके बाद में 6.9 प्रेरकत्व। और अपने नोट्स में भी एनसीईआरटी के वाइज ही मैंने बनाए हुए हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट है, लाइन टू लाइन चल रहे, इससे ऊपर कुछ नहीं है। आप इसको अच्छे से समझिए, ये नोट्स ही आपकी हेल्प करने वाले हैं। नोट्स की पीडीएफ आपको जरूर मिल जाएगी इसी के नीचे। तो वीडियो को लाइक, ज्यादा से ज्यादा शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं जल्दी आपके और हेल्पफुल वीडियो पूरे कंप्लीट लेक्चर के लाता रहूंगा, ये अगर आपके हेल्प करते हैं तो। अब क्या है? प्रेरकत्व। प्रेरकत्व यानी फैराडे के नियम से अपन को पता है फ्लक्स में परिवर्तन जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा धारा प्रवाहित होगी। तो अब अगर एन फेरो की संख्या, तो फ्लक्स में एन फेरो की संख्या के साथ फ्लक्स में जितना परिवर्तन होगा उतनी धारा प्रवाहित होगी। अपन को पता है समानुपाती का चिन्ह जब भी अपन हटाते हैं कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, नियतांक आता है। क्या है? एक स्थिरांक आता है जिसे हम प्रेरकत्व कहते हैं। अब मैंने यहाँ पे प्रेरकत्व का निशान कांस्टेंट का सिंबल क्यों नहीं दिया? क्योंकि प्रेरकत्व 2 प्रकार के होते हैं, अन्योन्य प्रेरकत्व और स्वप्रेरकत्व। अन्योन्य प्रेरकत्व को अपन एम से लिखते हैं, स्वप्रेरकत्व को अपन एल से लिखते हैं। ठीक है, तो इसलिए अपन ने यहाँ पे नहीं दिया, लेकिन ये समझा दिया कि प्रेरकत्व क्या है? एक अदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक हेनरी है, और इसकी मैंने विमा भी लिखी है। ज्यादा से ज्यादा इंपोर्टेंट बोर्ड में क्वेश्चन मात्रक और विमा से बनते हैं, तो ये याद रखना, इसीलिए मैंने सारा नोट्स में लिखा है। नोट्स के बाद आपको एक वर्ड पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल नोट्स में पढ़ के जाओ। सारे के सारे डेरिवेशन प्रूफ किए अच्छे से अच्छे लैंग्वेज में, अच्छे से ठीक तरीके से समझाने में। अब आपकी बस काम इतना करना है कि बोर्ड तक 9 के 9 चैप्टर आ रहे हैं अपने इस बार सिलेबस में, तो 9 के 9 चैप्टर के मैं वीडियो लाने वाला हूँ, आपको वो सारे के सारे कर लेने हैं, अच्छे से ढंग से कर लेना है। अन्योन्य प्रेरकत्व। अन्योन्य प्रेरकत्व में क्या होता है? 2 कुंडलियां होती है। सबसे पहले तो 2 कुंडलियां होती है, एक में जब अपन धारा प्रवाहित करते हैं तो दूसरे में विक्षेप आता है। फैराडे और हेनरी के जो 3 एक्सपेरिमेंट पढ़े थे, ये उन्हीं में से काम में आता है। ठीक है, तो 2 कुंडलियां होती है, 2 कुंडलियां होती है, अपन एक में धारा प्रवाहित करते हैं, दूसरे में ऑटोमेटिक विक्षेप आता है। एक में धारा प्रवाहित करते हैं, दूसरे में विक्षेप आता है, दूसरे में धारा रोक देंगे तो भी इसमें विक्षेप आएगा। ठीक है, क्यों मैंने कहा था ये उन्हीं कारण, लेंस के नियम के अनुसार ये उन्हीं कारणों का विरोध करता है जिनके कारण उत्पन्न करता है। तो ये अगर इसमें धारा खत्म होगी तो ये खत्म भी होने नहीं देगा, कोशिश करेगा कि इसकी धारा बनाए रखे। तो ये इस तरह से होता है, जब किसी कुंडली से संबंधित धारा प्रवाहित करने पर उसके निकटवर्ती कुंडली में के संबंध में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तो दूसरी कुंडली में प्रेरित बल उत्पन्न होने की घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। और यदि द्वितीय कुंडली का परिपथ बंद है तो इसमें विद्युत धारा भी प्रवाहित होगी, जिसे प्रेरण धारा कहते हैं। यह अन्योन्य प्रेरण की घटना हो गई। अब अपन को अगर प्राथमिक कुंडली जिसमें धारा प्रवाहित होती है, द्वितीय कुंडली जिसमें गैल्वेनोमीटर लगा होता है, ये माननी है अपन को। उसके बाद में प्राथमिक कुंडली से संबंधित अपन फ्लक्स को लेंगे φ1, उसमें प्रवाहित धारा को लेंगे I1 और उसका विभव को लेंगे अपन E1। द्वितीय कुंडली के संबंध में उसके फ्लक्स को लेंगे φ2, उसमें प्रवाहित धारा को लेंगे I2 और उसके विद्युत वाहक बल को लेंगे E2। समझ में आया? अब अपन इसका डेरिवेशन करते हैं। अन्योन्य प्रेरण अपन को समझ में आया। अपन को पता है अन्योन्य प्रेरण की घटना में जब द्वितीय कुंडली का चुंबकीय फ्लक्स प्राथमिक कुंडली की धारा पर निर्भर करता है। अब अपन को पता है केवल और केवल द्वितीय कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न कहां से होगा? जब प्राथमिक कुंडली द्वितीय कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न कहां से होगा? जब प्राथमिक कुंडली में धारा उत्पन्न होगी।
तो अपन को पता है phi b2 द्वितीय कुंडली का चुंबकीय फ्लक्स प्राथमिक कुंडली के धारा पर निर्भर करता है। अब अपन को पता है समानुपाती का नियतांक घटाने पे क्या आता है, m आता है, क्योंकि अन्योन्य प्रेरकत्व की घटना है तो ये अन्योन्य प्रेरकत्व क्या होता है, अन्योन्य प्रेरकत्व होता है m, और E2 हो जाता है अपन को पता है माइनस का d5b/d2। m एक कांस्टेंट है, नियतांक है, इसी प्रेरकत्व में मैंने बताया था कि नियतांक होता है, तो ये बाहर आ जाएगा तो माइनस का di1/dt। ये है E2 का फॉर्मूला, अच्छे से समझ में आया। अब उसके बाद में क्या घटना है, ये E2 का फॉर्मूला आ चुका है। उसके बाद में एक घटना है ये वाली जो एनसीईआरटी बुक में दे रखी है, ये मैंने अच्छे से अच्छे नियम से समझाने की कोशिश की है। अगर दो कुंडलियों को आपस में लपेट दे, दो कुंडलियों को आपस में इस प्रकार लपेट दे तो इनसे जो उत्पन्न होगा अन्योन्य प्रेरकत्व, उसकी वैल्यू कितनी होगी, उसकी वैल्यू अपन इस प्रकार निकालते हैं। मैंने सीधा एकदम सरल लैंग्वेज में डेरिवेशन को समझाने की कोशिश की है, अच्छे से समझिए। अब मेन चीज क्या है, दो कुंडलियां S1 तथा S2, ये जो अंदर वाली कुंडली है रिंग दिख रही है वो S1 है, जो बाहर वाली कुंडली है S2 है। एक दूसरे को अध्यारोपित कराने पर दोनों के मध्य उत्पन्न प्रेरकत्व। अब क्या है, पहली वाली कुंडली में फेरों की संख्या N1, फेरों की संख्या कितनी है N1, अच्छे से दिख रहा होगा। दूसरी वाली कुंडली में फेरों की संख्या कितनी है N2। तो ये फेरों की संख्या के गुणनफल के सीधे समानुपाती होता है, ये इसका सिंबल है कि प्रेरकत्व फेरों की संख्या के गुणनफल के सीधे समानुपाती होता है। और उसके बाद में ये इनके बीच में उभयनिष्ठ एरिया, दोनों के बीच जो कॉमन एरिया है उसके भी सीधे समानुपाती होता है। अन्योन्य प्रेरकत्व दोनों के उभयनिष्ठ एरिया के सीधे समानुपाती होता है। संयुक्त रूप से अपन ने और ये जो लेंथ है, इसकी जो लेंथ है, लेंथ बढ़ेगी प्रेरकत्व कम, तो ये इसकी लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है 3 पॉइंट, तो 0.1, 0.2, 0.3, तीनों को एक साथ लिखने पर क्या लिखा, m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n1 n2 a/l। ठीक है, अब a दोनों का उभयनिष्ठ क्षेत्रफल ये कितना आएगा पाई r1 स्क्वायर। क्यों, इसकी रेडियस अगर अपन ने r1 लिए तो ये पूरा का पूरा एरिया दोनों में आ रहा है, ये एरिया इसमें भी आ रहा है, बाहर वाले में भी और अंदर वाले में, तो a की वैल्यू कितनी होगी पाई r1 स्क्वायर। n1 अपन को पता है l इंटू n1 होता है, n2 अपन को पता है l इंटू n2 होता है। जैसे ही अपन ने रख दिया और सबसे पहले समानुपाती का नियतांक घटाने पर एक नए कांस्टेंट आता है, तो यहाँ पे क्या गया म्यू नॉट, क्या गया म्यू नॉट। अच्छे से समझिए इन सब चीजों को, म्यू नॉट आया, इक्वल टू का निशान आ गया। उसके बाद में जैसे ही अपन ने पुट किया म्यू नॉट n1 n2 l1 इंटू एल हो गया एल स्क्वायर, ए की जगह पर ने रख दिया पाई आर स्क्वायर, तो एक एल से एक एल गया, एम की वैल्यू आ गई म्यू नॉट n1 n2 पाई आर स्क्वायर एल, जो एनसीईआरटी में फॉर्मूला दे भी रखा है। यदि सापेक्ष चुंबकशीलता म्यू आर हो तो एम का फॉर्मूला होता है म्यू आर म्यू नॉट n1 n2 पाई आर स्क्वायर एल, जो एनसीईआरटी में फाइनल फॉर्मूला है। पता नहीं एनसीईआरटी में कैसा निकाला है, अपन को इससे कोई लेना देना नहीं है, अपन को केवल लास्ट फॉर्मूले से मतलब है जो सेम आ रहा है, और ये रहा लास्ट फॉर्मूला। समझ में आया अच्छे से, ये द इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें केवल और केवल जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो यही है कि अन्योन्य प्रेरकत्व और स्वप्रेरकत्व। उसके बाद में एक चीज और ध्यान में रखनी होती है कि दोनों कुंडलियां एक दूसरे पर एक बराबर प्रेरकत्व उत्पन्न करती है, चाहे किसी एक में धारा प्रवाहित हो किसी में ना हो। M12 बराबर होता है M21, इसलिए इसको साथ में अपन क्या लिखते हैं M1 लिखते हैं। अब आता है स्वप्रेरकत्व, ये बहुत ही शानदार टॉपिक है। स्वप्रेरकत्व को अपन ढंग से समझना होता है। इसमें केवल एक ही कुंडली का रोल होता है, इसमें केवल एक ही कुंडली का रोल होता है। बुक में तो डायग्राम भी नहीं दे रखा, मैं डायग्राम बना बना के समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। तो स्वप्रेरकत्व के अंदर अपन के पास क्या होता है, जब किसी परिपथ या कुंडली में प्रवाहित धारा का मान परिवर्तित करने के कारण अपन एक ही कुंडली के अंदर इसका धारा का मान घटा बढ़ा रहे हैं, यानी धारा का मान परिवर्तित हो रहा है। धारा का मान परिवर्तित करने का उससे संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने से प्रेरित विद्युतवाहक बल उत्पन्न होता है। इस घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। अगर अपन किसी भी कुंडली में अगर धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, वो मूल धारा के विपरीत दिशा में होती है, ये ध्यान रखना, उसे कहते हैं प्रेरित धारा। ये किस प्रकार होती है, जब भी अपन कोई स्विच में धारा प्रवाहित करते हैं, किसी परिपथ में स्विच ऑन करते हैं, जैसे मान लो मैक्सिमम धारा का मान है 100 एम्पियर, तो 100 एम्पियर की धारा ऐसे नहीं स्विच ऑन किया सीधा 100 एम्पियर, वो 0 एम्पियर से स्टार्ट होगी। 0 एम्पियर, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 99 एम्पियर, 100 एम्पियर तक आते 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 आएगी। प्रेरण धारा केवल उसमें उतने टाइम तक ही बहती है। जैसे ही वो 100 एम्पियर अपने मैक्सिमम मान पर पहुंच जाएगी, उसके बाद तो वो पूरे परिपथ में 100 एम्पियर की रहेगी, तब कोई प्रेरित धारा परिवर्तित नहीं होगी। लेकिन जब तक जितने टाइम तक जो मूल धारा अपना मान परिवर्तित कर रही है, उतने टाइम तक क्या होगी, प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। और अगर अपन परिपथ को बंद कर रहे हैं, अगर परिपथ का स्विच ऑफ कर दे रहे हैं, तो प्रेरण धारा उल्टी दिशा में बहनी शुरू कर जाती है। ये अपन का मेन पॉइंट है।
प्रेरित धारा केवल थोड़ी देर के लिए, मैंने लिखा हुआ भी नोट्स में, सारा लिखा हुआ, नोट्स से ज़्यादा अपन को कुछ नहीं देखना। अब यदि प्रेरित धारा थोड़ी देर के लिए कुंजी दबाने तथा हटाने में प्रभावित होती है, और ये किस कंडीशन में उत्पन्न होती है? स्वप्रेरण की स्थिति में, ये ध्यान में रखना। अब आते हैं स्वप्रेरण के आगे वाले डेरिवेशंस पर, इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो ये अपने पास में हम जानते हैं कि अपन को पता है, अब एक ये इसमें 1 2 नहीं आएगा क्योंकि अन्योन्य प्रेरण में 2 कुंडलियां होती है, इसमें एक ही कुंडली होती है, इसलिए 1 2 लगाने की जरूरत नहीं है। अपन को पता है फ्लक्स में परिवर्तन की दर धारा के सीधे समानुपाती होती है, तो यहाँ पे जितना फ्लक्स में परिवर्तन होती है धारा प्रवाहित होगी। समानुपाती का चिन्ह हटाने पर एक नियतांक आता है, यहाँ पे वो नियतांक आता है एल। एल क्या कहलाता है? स्वप्रेरकत्व। एल क्या कहलाता है? स्वप्रेरकत्व। अब अपन को पता है अगर विभव निकालेंगे फैराडे और लेंज के नियम से पुनः, तो वो होता है फ्लक्स में परिवर्तन की दर के सीधे समानुपाती। और एन फाइव बी अपॉन डी टी, एन फाइव बी का मान क्या है? एन एल। एल कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया, तो ई का मान आ गया माइनस का एल डी आई अपॉन डी टी, माइनस का एल डी आई अपॉन डी टी। अब अगर अपन को निकालनी है एल की गणना, अब है अपने पास में एल की गणना। अपन को पता है, अपन ने अभी ऊपर प्रूफ किया था, क्या प्रूफ किया था? एन फाइव बी इक्वल टू एन एल। एन फाइव बी इक्वल टू एन एल आ गया, तो फाइव क्या होता है? बी डॉट ए। बी का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन आई। क्या होता है? म्यू नॉट एन आई। ये याद रखना है, ये चैप्टर 4 में होता है। एन अपन को पता है कैपिटल एन क्या होता है? स्मॉल एन इंटू एल। कैपिटल एन क्या होता है? स्मॉल एन इंटू एन। तो जैसे ही अपन ने मान रखा, एन का मान रख दिया स्मॉल एन इंटू एल, और ये होता है बी डॉट ए, तो बी का मान अपन ने रख दिया म्यू नॉट एन आई इंटू ए पड़ा रहा, मल्टीप्लाई में इक्वल टू एल। एल आई, आई से आई कैंसिल, तो एल का मान क्या गया? म्यू नॉट एन इंटू एन, एन स्क्वायर, ए की जगह ए और एल अपनी जगह पे बच गया, तो एल। ये अन्य स्वप्रेरकत्व का मान है, क्या? म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल। द इम्पोर्टेंट है। और यदि आप आपेक्षिक चुंबकशीलता म्यू आर हो, तो एल का मान क्या हो जाता है? म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर एल ए एल। द इम्पोर्टेंट था, और ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद में क्या है, अपन को पता है परिपथ में प्रवाहित धारा आई होने पर कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है। तो शक्ति होता है कार्य बटा दर, P इक्वल टू आई इंटू ई। P इक्वल टू आई इंटू ई होता है, तो डी डब्ल्यू अपॉन डी टी इक्वल टू डी, ये हो जाता है अपने पास में आई इंटू ई। कितना? विभव का मान अपना केवल इसका मोड लेंगे तो वो होता है एल डी आई अपॉन डी टी। अपन ने निकाला हुआ, डी टी से डी टी कैंसिल, दोनों तरफ समाकलन करने पर कार्य का फॉर्मूला दिया हुआ था, तो अपन प्रूफ कर रहे हैं। दोनों तरफ समाकलन किया, डब्ल्यू का समाकलन, डी डब्ल्यू का समाकलन किया, कार्य छोटा छोटा कार्य मिलके पूरा कार्य हो गया। और उसके बाद में एल कांस्टेंट है, बाहर आ गया। आई डी आई का इंटीग्रेशन मैंने लिखा हुआ है, लिमिटेड इंटीग्रेशन है तो कोई कांस्टेंट नहीं आएगा। आई स्क्वायर अपॉन टू होता है, आई स्क्वायर अपॉन टू लगा दिया। इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, हाफ एल आई स्क्वायर। ये कार्य का मेन फॉर्मूला है। अच्छे से समझ में आया? अब अपन देखते हैं अगला कंसेप्ट क्या कहता है। अगला कॉन्सेप्ट कहता है कि दो कुंडली अगर आपने पास पास रख दे, दो कुंडली अगर पास पास रख दे तो क्या होता है? एनसीईआरटी में फॉर्मूला दिया हुआ है, कोई भी डायग्राम नहीं दिया है, लेकिन अपन समझते हैं इसको। मैं इसका डायग्राम भी बना देता हूं। अगर एक कुंडली ऐसे रख दी, ये प्राइमरी कुंडली, और एक कुंडली ऐसे रख दी, ये अपने पास में सेकेंडरी कुंडली, तब क्या घटना होती है? तब अपन को पता है, जैसे मान लो इसमें करंट तो प्रवाहित हो रही है, सेकेंडरी में अपने कोई करंट नहीं होती है, सेकेंडरी में करंट नहीं होती, वो इसके कारण उत्पन्न होगी, वो बात अलग है। तो अपन को पता है दो पास पास कुंडलियों को एक साथ धारा प्रवाहित करने पर कुंडली 1 से संबंधित चुंबकीय, इसमें धारा है लेकिन वो इसके कारण है, इसलिए मैं नहीं लिख रहा। कुंडली 1 से संबंधित कुल फ्लक्स दोनों कुंडलियों द्वारा उत्पन्न फ्लक्सों के योग के बराबर होता है। तो N1 इक्वल टू, इसमें अपन ने दे दिया कि इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है I1, इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है I1, इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है वो I2 है। तो इन दोनों का योग जिसे अपन ने लिखा M1 I1 और M2 I2 लिख दिया। तो अपन को पता है ये लिख दिया, और अपन को पता है विभव E1 क्या है? विद्युत वाहक बल या विभव, वो माइनस का डी बाई डी टी N1 माइनस का डी बाई डी टी N1। इसको अपन इसमें प्रूफ करते हैं, अपन अच्छे समझाते हैं। E1 क्या होता है? माइनस का डी बाई डी टी N1। इसका मान अपन को निकाला हुआ है, माइनस का डी बाई डी टी। समझते हैं इसको अच्छे से। इसका मान अपन ने क्या निकाला हुआ है? M11 I1 प्लस M12 I2। अब अवकलन है, दोनों साइड कर देंगे अपन, माइनस का डी बाई डी टी M11 I1, फिर माइनस है, माइनस के साथ गया डी बाई डी टी M12 I2। ठीक है, तो उसके बाद में ये अच्छे समझ में आया। अब M11 क्या है? कांस्टेंट, बाहर आ गया, तो E1 इक्वल टू माइनस का M11 डी I1 अपॉन डी टी। और उसके बाद में M12 भी कांस्टेंट है, M12
di2/dt। ये समझ में आया अच्छे से? यही लास्ट फॉर्मूला है। अब M11 यानी उसी कुंडली के कारण उत्पन्न प्रेरकत्व है, तो ये तो क्या होगा, M11 होता है स्वप्रेरकत्व। M11 क्या है? स्वप्रेरकत्व। तो इसको अपन क्या लिख देंगे, इसको अपन L लिख देंगे। तो E1 हो गया माइनस का L di1/dt माइनस M12 di2/dt। यही लास्ट एंड फाइनल फॉर्मूला है। यही लास्ट एंड फाइनल फॉर्मूला है। देख लेते हैं, इनमें दो कुंडलियां जब पास पास रखी होती तो लास्ट फॉर्मूला क्या होता है। इसको L1 नाम दिया हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको L1 नाम दे दिया अपन ने। L1 di1/dt, ये भी माइनस M और माइनस का M2 di2/dt। कैसे किया है पूरी कैलकुलेशन आप अच्छे से देख सकते हैं। यहाँ से मैंने मान रखे हैं, सारे नोट्स आपके पास पड़े हैं, कैलकुलेशन समझा दी है अच्छे से, आराम से समझिएगा। अब आते हैं प्रत्यावर्ती लास्ट टॉपिक चैप्टर का, और पूरे के पूरा चैप्टर मैंने प्रूफ किया है, सब कुछ किया है, अच्छे से समझाने की कोशिश की है। पहला क्या है, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र क्या होता है? प्रत्यावर्ती धारा जनित्र अपन समझते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर है, मैंने ठीक ठाक सा डायग्राम बनाने की कोशिश की है। अगर ये ठीक नहीं लगे तो आप बुक से बना लीजिएगा। सारे के सारे डायग्राम, सारे डेरिवेशन, सब कुछ लपेटा है ठीक तरह से समझाने पे। अब अपन समझते हैं, इसको समझते हैं कैसे। अब किसी भी, जब किसी लैंग्वेज क्या है मैंने लिखी हुई, जब किसी आयताकार लूप को किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में सर्पी वलय यानी कि पूर्ण वर्ताकार है। अगर अपन अर्ध वर्ताकार लेते हैं तो चैप्टर 10 के अकॉर्डिंग अपने डीसी करंट उत्पन्न होता है, दिष्ट धारा। लेकिन यहाँ पे पूर्ण वर्ताकार वलय को जोड़कर कार्बनिक ब्रशों की सहायता से तारों के सिरों पर विद्युत वाहक बल प्राप्त करते हैं। ये दो टर्मिनल है, यहाँ पे अपन को धारा या विद्युत वाहक बल प्राप्त होता है। दूरी के सापेक्ष एक आयताकार लूप को घुमाने पर हमें प्रत्यावर्ती धारा का मान प्रत्यावर्ती धारा का मान तथा प्रत्यावर्ती वोल्टता प्राप्त होती है, जिस कारण इस युक्ति को प्रत्यावर्ती धारा जनित्र कहते हैं। प्रत्यावर्ती का मतलब क्या होता है? धारा का वह मान जो परिवर्तित हो। अब धारा का वह मान जो परिवर्तित हो, तो धारा का लगातार मान परिवर्तित हो। जैसे अपन इस तरह से दो चुंबक लेते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये अपने पास में दो चुंबक है N और S। ये अपने पास में दो चुंबक है और यहां से चुंबकीय रेखाएं जा रही है, यहां से चुंबकीय, और अच्छे से समझते हैं। अब अपन क्या हो रही है, ये जो लाइनें बनी हुई है पेज वाली, ये क्या है, हाँ, जो ये पेज वाली लाइनें बनी हुई, ये क्या है, चुंबकीय रेखाएं, ये इस तरह से जा रही है। अगर अपन इसके बीच में कोई क्षेत्रफल ऐसे रख देंगे तो एक भी क्षेत्रफल नहीं काटेगा, ठीक है। और ये फोन ऐसे अब ये ऐसे घूमेगी, जो आयताकार कुंडली है ये इसमें ऐसे घूमेगी। तो फर्स्ट कंडीशन में जब ये बिल्कुल नहीं घूमेगी तब क्या होता है, धारा का मान 0। धीरे 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 बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ते समय मैक्सिमम मान पे आता है। उस समय कितना हो जाता है, 90। तो 90 डिग्री एंगल पे कितना होता है, ये मैक्सिमम होता है। उसके बाद फिर कम होता कम होता कम होता, एक बार 0 होता है। फिर जब बढ़ता है तो अब माइनस, इसके सामने ये स्क्रीन आ गई ना, तो ये माइनस में बढ़ गया। फिर ऐसे फिर घुमाया, फिर 0 हुआ। फिर ऐसे करते करते घूमता रहता है। तो इस तरह से जो धारा का मान निकल के आता है अपने पास में, वो ऐसे आता है। दो चुंबकों के बीच में किसी आयताकार लूप को इस प्रकार घुमाने पर 0 डिग्री पे 0 मान प्राप्त होता है, 90 डिग्री पे मैक्सिमम मान प्राप्त होता है धारा का। उसके बाद में फिर 180 डिग्री पे 0, फिर 270 डिग्री पे माइनस का मैक्सिमम मान, फिर 360 पे 0। तो पर धारा का मान परिवर्तित हो रहा है। धारा का मान परिवर्तित हो रहा है, इसलिए से क्या करते हैं, प्रत्यावर्ती धारा। इसलिए से क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा। और ये इस तरह से बनती है इसको घुमाने पे। अब अपन समझते हैं इसमें क्या होता है, इसका मान निकाल लेते हैं। तो अपन को पता है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण होता है। तो phi b इक्वल टू b डॉट d cos थीटा। थीटा का मान होता है ओमेगा टी, तो अपन ने इसको लिख लिया b cos ओमेगा टी। अब अपन को विभव निकालना है, E इक्वल टू माइनस का n d phi b अपॉन dt। तो अब ये क्या है, एन बी ए दोनों कांस्टेंट है। आगे डी बाई डी टी अवकलन किसका हो, केवल कोस ओमेगा टी का। कोस थीटा का अवकलन होता है साइन थीटा। तो ओमेगा टी से ओमेगा भी कांस्टेंट है, बाहर आ जाता है। तो ये आ जाता है माइनस का साइन ओमेगा टी, दो बार माइनस, फिर क्या हो गया प्लस। तो ये हो गया ई इक्वल टू एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। एन बी ए ओमेगा को अपन ने ले लिया ई नॉट, एन बी ए ओमेगा को अपन ने ले लिया ई नॉट। तो ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये विभव का मैक्सिमम मान है। और ओमेगा का मान होता है 2 पाई न्यू, न्यू जहां पे आवर्ती होती है, तो इसको ई इक्वल टू ई नॉट साइन 2 पाई न्यू टी भी लिख सकते हैं। ये लास्ट एंड फाइनल फॉर्मूला था। अब विभव आया है, अगर धारा निकालनी होती है तो विभव अपॉन प्रतिरोध होता है, तो ई बाई आर लिख दिया। साइन 2 पाई न्यू टी इसका मैक्सिमम मान पास में
ये अपने पास में धारा का मान निकल के है, धारा का मान निकल के आने के साथ ये चैप्टर होता है अपने पास में खत्म। अगर इस चैप्टर पर 7 डेज के अंदर ज़्यादा नहीं मात्र 200 व्यूज पार होते हैं तो अपन नेक्स्ट चैप्टर का लेक्चर भी लेके आएंगे वन शॉट। हो सकता है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो की PDF आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू।